सोचिए दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश, इज़राइल। आबादी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये जिस जमीन पर बसा है ना, वो शायद दुनिया का सबसे विस्फोटक, सबसे ज्यादा विवादित इलाका है। जमीन का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा जिसके लिए हजारों सालों से जंग छिड़ी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जमीन में, क्यों एक छोटा सा इलाका इतने लंबे और गहरे संघर्ष की वजह बन गया। और हाँ, जब भी इस इलाके की बात होती है तो कुछ नाम बार बार आते हैं। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, हमास, आखिर ये सब है क्या? और वो एक सवाल जो शायद सबके जहन में कौंधता है, इतना छोटा सा देश होकर भी इज़राइल अपने इतने बड़े बड़े पड़ोसी अरब देशों को एक साथ कैसे हरा देता है? इन सभी सवालों के जवाब इसकी पूरी कहानी में छिपे हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। और इसकी जड़ें जाती हैं एक शहर में, यरूशलेम, जो 3 बड़े धर्मों के लिए सबसे पवित्र जगह है। चलिए जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और 1500 साल के इतिहास को फटाफट देखते हैं। कहानी शुरू होती है राजा सोलोमन से, जिन्होंने यहूदियों के लिए यहाँ पहला मंदिर बनवाया। सदियों बाद उसे तोड़ दिया गया। फिर उसी जगह पर दूसरा मंदिर बना, लेकिन उसे भी रोमन साम्राज्य ने तबाह कर दिया। आज उसकी सिर्फ एक दीवार बची है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इसी बीच इसी शहर में ईसा मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी, जिससे ईसाई धर्म की नींव पड़ी। और फिर करीब 600 साल बाद अरब सेनाएं आईं और ठीक उसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बना दी गई। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सिर्फ 37 एकड़, मतलब एक छोटे से पार्क जितनी जगह, लेकिन दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों के लिए यही जगह सबसे पवित्र है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट, ईसाइयों के लिए वो चर्च जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, और मुसलमानों के लिए हरम अल शरीफ, जहां इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा है। अब आप समझ सकते हैं, एक ही जगह पर 3 धर्मों की इतनी गहरी आस्था। बस यही वो वजह है जिसने इस जमीन को दुनिया की सबसे विवादित जमीन बना दिया। ठीक है, तो अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, सीधा 19वीं सदी के आखिर में। दुनिया भर में फैले यहूदी अपनी इस प्राचीन भूमि पर लौटने का सपना तो हमेशा से देखते थे, लेकिन अब यह सपना सिर्फ एक धार्मिक इच्छा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन बनने वाला था। और इस आंदोलन को एक नाम मिला, ज़ायोनिज़्म। मतलब अब बात सिर्फ प्रार्थनाओं में अपनी जमीन को याद करने की नहीं थी, बल्कि एक असली देश बनाने की थी। एक ऐसा देश, एक होमलैंड, जहां दुनिया भर से यहूदी आकर सुरक्षित महसूस कर सकें, खासकर यूरोप में उन पर बढ़ते जुल्मों से बचने के लिए। और फिर आया कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, पहला विश्व युद्ध। ब्रिटेन को जंग जीतनी थी और इसके लिए उन्हें चाहिए था दुनिया भर के यहूदी समुदायों का सपोर्ट। तो उन्होंने एक दांव खेला। 1917 में उन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसने पहली बार आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने की बात का समर्थन किया। द्वितीय विश्व युद्ध ने तो जैसे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और इसी उथल-पुथल से निकली इज़राइल के बनने की कहानी, और उसके जन्म के साथ ही शुरू हुए पहले महायुद्ध की पटकथा। तो नतीजा क्या हुआ? ब्रिटेन के राज में फिलिस्तीन का पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ही बदल गया। देखिए, यूरोप में यहूदियों पर जुल्म बढ़ रहे थे, होलोकॉस्ट का खतरा मंडरा रहा था, तो लाखों यहूदी वहां से भागकर यहां आने लगे। आप आंकड़ों को देखिए, 1878 में सिर्फ 25,000 यहूदी थे, और 1936 तक ये संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जो वहां पहले से रह रहे थे, यानी स्थानीय अरब आबादी, उनके साथ तनाव तो बढ़ेगा ही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने कहा, भाई ये मसला हमसे नहीं संभलेगा, और उन्होंने ये पूरी फिलिस्तीन प्रॉब्लम उठाकर नई नई बनी यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन को थमा दी। यूएन ने जब हिसाब किताब लगाया तो पता चला कि आबादी तो 1/3 यहूदी हो गई है, लेकिन जमीन उनके पास अभी भी सिर्फ 6% है। और यहीं पर यूएन ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक विवादों में है। उन्होंने जमीन का बंटवारा कर दिया। लेकिन बंटवारा देखिए कैसा था, 33% यहूदी आबादी को मिली 56% जमीन, और 67% अरब आबादी को मिली सिर्फ 43% जमीन। यरूशलेम को एक इंटरनेशनल जोन बना दिया गया। जाहिर है, सारे अरब देशों ने इस प्लान को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो जैसे ही आखिरी ब्रिटिश सैनिक ने जमीन छोड़ी, 14 मई 1948 को इज़राइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और फिर ठीक अगले ही दिन 5 अरब देशों ने मिलकर इज़राइल पर हमला कर दिया। पूरी दुनिया को लगा बस ये नया देश तो एक दिन भी नहीं टिकेगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इज़राइल ने न सिर्फ ये जंग जीती, बल्कि यूएन ने उसे जितनी जमीन दी थी
उससे भी ज्यादा इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब अरब देशों का पूरा दांव ही उल्टा पड़ गया। और 1948 की ये जंग ये अंत नहीं थी, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे विशेष साइकिल की, एक ऐसे दुष्चक्र की जिसमें दशकों तक जंग, कब्जे और नाकाम शांति की कोशिशें चलती रहीं। इस हार के बाद फिलिस्तीनियों ने संगठित होना शुरू किया। 1964 में बना पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO। लेकिन फिर 1967 में हुई 6 डे वॉर, और इस जंग ने तो सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद PLO का संघर्ष और ज्यादा हिंसक हो गया। प्लेन हाईजैक हुए, 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में हमला हुआ। कई दशकों की इस हिंसा के बाद आखिरकार 1993 में एक उम्मीद की किरण दिखी, ओस्लो अकॉर्ड्स। लेकिन वो उम्मीद भी बहुत जल्दी दम तोड़ गई। शांति समझौते तो हुए, पर जमीन पर इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों में अपनी बस्तियां मतलब सेटलमेंट्स बनाना बंद नहीं किया, और बस यहीं से दोनों के बीच का भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। और इसी टूटे भरोसे की राख से एक नए और कहीं ज्यादा कट्टरपंथी संगठन का जन्म हुआ, जिसका नाम था हमास। देखिए, PLO तो धीरे धीरे 2 स्टेट सोल्यूशन यानी 2 देशों के फॉर्मूले पर राजी हो रहा था, लेकिन हमास तो इजराइल के वजूद को ही मानने से इनकार करता है। तो जब शांति की सारी बातें फेल हो गईं, लोगों की निराशा बढ़ी और हमास को जबरदस्त सपोर्ट मिला और उसने गाजा पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और ये सब कुछ हमें आज की हकीकत पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां ये संघर्ष एक ऐसे सवाल की तरह खड़ा है जिसका कोई जवाब ही नहीं दिखता। तो आज की तस्वीर क्या है? एक तरफ हमास गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागता है, तो दूसरी तरफ इजराइल जवाबी हवाई हमले करता है। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात अब बस एक दूर का सपना लगती है। और शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि दोनों तरफ जो भी लीडर शांति की बात करने की हिम्मत करता है, उसे या तो अपनी ही जनता खारिज कर देती है या फिर वो कट्टरपंथियों का निशाना बन जाता है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर भारत के स्टैंड की बात करें तो वो भी वक्त के साथ बदला है। एक जमाना था जब महात्मा गांधी ने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया था। भारत ने UN में इजराइल के खिलाफ वोट भी किया। लेकिन आज दुनिया की राजनीति बदल चुकी है और अब इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। तो हजारों साल के दावे, दशकों का खून खराबा, शांति की अनगिनत नाकाम कोशिशें, इन सब के बाद हम घूम फिर कर आज भी उसी एक सवाल पर खड़े हैं। आखिर यरूशलेम पर हक किसका होगा? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद वक्त भी नहीं जानता।